साइंस की क्लास नंबर 4 है और हमारा चैप्टर कोशिका चल रहा है। पिछली क्लास में हमने कोशिकाओं के आकार को समझा था कि कोशिका हमारे शरीर में तथा सभी जीवों में कौन कौन से आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। बहुत सारी जैसे गोल आकार की कोशिकाएं होती है, स्तंभ आकार की कोशिकाएं होती है, एक शंक्वाकार आकृति की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं और बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इसके बाद हमने कोशिका सिद्धांत को पढ़ा था कि कोश एम स्लाइडर एंड टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया तथा रुडोल्फ विर्चोन ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। उसके बाद हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अंगों को लिखा था पिछली क्लास में। आज हम अपनी क्लास में पिछली क्लास में हमने कोशिका भित्ति के बारे में समझा था। इसका हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका भित्ति की पिछली क्लास में हमने कोशिका भित्ति के बारे में क्या क्या सीखा था। कोशिका भित्ति ये पादप, जीवाणु और शैवाल और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों के अंदर ये कोशिका भित्ति पाई जाती है और यह पादपों को, जीवाणुओं को और शैवाल को ये मजबूती प्रदान करती है। उनके तथा पादपों की बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन जैसे सर्द टेम्परेचर का चेंज होना, तेज हवाओं को चलना, इससे ये पादपों की रक्षा करती है कोशिका भित्ति। तथा यह कोशिका भित्ति, अब यहाँ क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि पहली बार कोशिका भित्ति को किसने देखा था। पहली बार कोशिका भित्ति को रॉबर्ट हुक ने ये कॉर्क की लकड़ी के अंदर पहली बार कोशिका भित्ति को देखा था, इसलिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु, शैवाल, कवक के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु और प्रोटोजोआओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनमें सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। अब जैसे पादपों के अलग पादप कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति, शैवाल कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति ये अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। जैसे पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज क्या है, उसके लिए पादप कोशिका भित्ति के लिए मजबूती और कठोरता प्रदान करता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक टाइप का पॉलीसैकेराइड है। पॉली का मतलब होता है बहुत, सैकराइड का मतलब होता है शुगर, तथा ये बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं से एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से मिलकर ये बना है सेल्यूलोज। ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से मिलकर सेल्यूलोज बना है। इसके बाद जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है वे म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन, ग्लूकोसामिन पॉलीमर से मिलकर बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तथा इसके बाद हमने कोशिका भित्ति की संरचना को देखा था कि कोशिका भित्ति देखने में किस प्रकार की होती है। कोशिका भित्ति की जब हम संरचना को देखते हैं, जिस प्रकार से ये पादप कोशिका भित्ति है, इसके हमने सिर्फ कोशिका भित्ति की संरचना बनाई है। इसके अंदर के जो कोशिकांग है उसको हमने अभी ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि हमारा फोकस है कोशिका भित्ति को समझना। जो पादप कोशिका भित्ति होती है इसमें 3 परतें होती है। सबसे बाहरी परत जिसको हम प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं, यह प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज और पैक्टिन जैसे पदार्थों से बनी होती है। इसीलिए सेल्यूलोज और पैक्टिन जो होते हैं इस बाहरी कोशिका भित्ति को मजबूत बनाते हैं और इसको दृढ़ बनाते हैं, ताकि ये पादप को तथा पादप के कोशिका के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनको बाहरी वातावरण से, तेज हवाओं से उसको बचा सके। तथा इसके बाद मध्य कोशिका भित्ति आती है। मध्य कोशिका भित्ति को मध्य लेमिला के नाम से भी जाना जाता है। ये पैक्टिन की बनी होती है। मध्य कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है तथा मध्य कोशिका भित्ति पादप की जितनी कोशिकाएं हैं 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। 2 कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करती है? मध्य लेमिला के हैं या इसको मध्य कोशिका भित्ति कहें। इसके बाद द्वितीय कोशिका भित्ति आती है। द्वितीय कोशिका भित्ति जो है ये द्वितीय कोशिका भित्ति पादप जब ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, उस समय द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यह द्वितीय कोशिका भित्ति जाइलम कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है और यह जाइलम कोशिकाओं को जलरोधी तथा उसके लिए दृढ़ता प्रदान करते हैं। यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हमने कोशिका भित्ति के कार्यों को पढ़ा था कि कोशिका भित्ति का पादप के अंदर, जीवाणुओं के अंदर, कवक के अंदर, शैवाल के अंदर क्या क्या कार्य होता है कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति कई बार क्या होता है कि पादप कोशिका के अंदर जल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए या द्रव्य पदार्थों की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके अंदर उस जल के कारण क्या है, उसको फटने के चांस ज्यादा रहते हैं कोशिका भित्ति के। तो इसलिए पादप कोशिका भित्ति क्या करती है कि यह अधिक कोशिकीय दाब होने पर उस कोशिका भित्ति को फटने से रोकती है। दूसरा कार्य यह है इसका कि यह कोशिकाओं को सूखने से भी रोकती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को सूखने से रोकती है। तीसरा कार्य इसका है यह बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तेज हवा, धूप, बारिश,
तथा बाहर से जो पादप कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनसे ये कोशिकाओं की रक्षा करती है कोशिका भित्ति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है कोशिका भित्ति के बाद आता है कोशिका झिल्ली, जिसके बारे में हम उसकी कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ेंगे तथा कोशिका झिल्ली की किस किस पदार्थ से ये बनी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो कोशिकांग है वह हमारा कोशिका झिल्ली है। नेक्स्ट कोशिकांग हमारा कोशिका झिल्ली है। जो नेक्स्ट कोशिकांग है वह कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी पादपों के अंदर, जीवाणुओं के अंदर, कवक के अंदर, शैवाल के अंदर, जंतुओं के अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर, सभी के अंदर कोशिका झिल्ली झिल्ली पाई जाती है। पादप, जंतु, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, इन सभी में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन जंतु और प्रोटोजोआ में यह सबसे बाहरी परत होती है तथा यह पादप, कवक, शैवाल, इनमें यह कोशिका भित्ति के बाद की कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली आती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली ये प्रोटीन प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। लिपिड वसा से ये बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा से बनी होती है। प्रोटीन से बनी होने की वजह से ये थोड़ी सी पतली तथा पतली, लचीली, अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अब प्रोटीन से बनी होने की वजह से ये थोड़ी सी पतली और ये थोड़ी सी लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है कि इसको इधर उधर ये आराम से मूवमेंट कर सकती है तथा ये अर्धपारगम्य होती है। अब अर्धपारगम्य मतलब इसमें से ये थोड़ी सी इसमें ये थोड़ी पारदर्शी होती है। और कोशिका झिल्ली का जो मुख्य कार्य है, कोशिका झिल्ली का मुख्य, ये कोशिका झिल्ली होती है जंतु कोशिकाओं के अंदर। कोशिका के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं तथा इस कोशिका झिल्ली के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं तथा ये कोशिका झिल्ली कोशिका एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जो पोषक तत्वों का आसानी से स्थानांतरण कर सकती है तथा उसका नियंत्रण करते हैं कि कितने पोषक तत्व दूसरी कोशिका के लिए ट्रांसफर करने, स्थानांतरित करते हैं। इसको नियंत्रित करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो इसका ये कार्य में लिखा जाता है कि कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आवश्यक पोषक तत्वों का स्थानांतरण करती है। मतलब एक आवश्यक पोषक तत्व जिस कोशिका के पास ज्यादा होते हैं, तो जिस कोशिका के पास कम पोषक तत्व होते हैं तो उसके लिए ये आसानी से स्थानांतरित कर देती है। तो ये जो स्थानांतरित होते हैं पोषक तत्व, ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से होते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। स्थानांतरण करती है तथा तथा पोषक तत्वों के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इनके स्थानांतरण पर नियंत्रण रखती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका का कौन सा अंग है
जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने वाले जो पोषक तत्व हैं उनके स्थानांतरण पर नियंत्रण रखता है। तो वे कोशिका का कौन सा अंग है जो पोषक तत्वों के स्थानांतरण पर नियंत्रण रखता है? वह कोशिका झिल्ली होती है। तथा कोशिका झिल्ली का दूसरा कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली का दूसरा कार्य है यह जंतु कोशिकाओं को यह जंतु कोशिकाओं की आकृति को आकार ये जंतु कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है बाहरी वातावरण से रक्षा करती है, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से रक्षा करती है। तथा बाहर से जंतु कोशिका और प्रोटोजोआ वाली कोशिका अगर बाहर से कोई वायरस अटैक करे या कोई जीवाणु हमारी कोशिकाओं पर अटैक करे तो कोशिका झिल्ली उससे हमारी उन जीवाणुओं से उन वायरसों से हमारी रक्षा करती है। तथा यह तीसरा कार्य यह कोशिकांगों कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं कोशिकांगों की जीवाणु व वायरसों से रक्षा करती है। ये पादपों के अंदर दूसरे नंबर की परत होती है तथा जंतुओं के अंदर ये पहले नंबर की परत होती है। तथा अब हम इसके बाद हम इसकी संरचना को देखते हैं कि कोशिका भित्ति की संरचना किस प्रकार की होती है। कोशिका झिल्ली, अभी तक हमने जो कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली कौन कौन से जीव जंतु पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादपों में पाई जाती है। ये पादपों में दूसरे नंबर की परत होती है। पहले सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। जंतुओं में ये सबसे बाहर वाली परत होती है, प्रोटोजोआ में सबसे बाहर वाली परत होती है, कवक जीवाणु विषाणु में ये दूसरे नंबर की परत होती है। इसके बाद हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बने होने की वजह से ये थोड़ी सी लचीली होती है और पतली होती है तथा अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य होने की वजह से इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के माध्यम से एक कोशिका के अंदर जो पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो जरूरी पोषक तत्व है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन पोषक तत्वों को दूसरी कोशिकाओं तक ये पहुंचा देती है। इसके बाद हमने जो इसकी संरचना को देखते हैं कि कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार की होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है, जिस प्रकार से जंतु कोशिका झिल्ली है, ये जंतु कोशिकाएं होती है और ये उसकी कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली के ऊपर दो परतें चढ़ी होती है, दो परतें चढ़ी होती है। इस पे दो झिल्लियां चढ़ी होती हैं। कोशिका झिल्ली पर दो झिल्लियां होती है। अगर हम इन झिल्लियों को जूम करके देखें तो इनकी जो संरचना है वे कुछ इस प्रकार से होती है। इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कोशिका झिल्लियों की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये इसका हेड वाला हिस्सा होता है। ये कोशिका झिल्ली को, अगर इस झिल्ली को यहां से काटकर इसको जूम किसी सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। ये इसका हेड वाला हिस्सा होता है। इसको कहते हैं फास्फोलिपिड हेड। फास्फोलिपिड हेड होता है। फास्फोलिपिड सिर, फास्फोलिपिड सिर, ये इसका फास्फोलिपिड हेड होता है। ये जो संरचना होती है ये इसकी फास्फोलिपिड टेल होती है। फास्फोलिपिड टेल, ये फैटी एसिड टेल होती है। फैटी एसिड टेल होती है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये दो संरचनाओं से मिलकर बनी होती है। एक इसका हेड वाला हिस्सा होता है, एक इसका टेल वाला हिस्सा होता है। एक होता है फास्फोलिपिड हेड और एक होता है फैटी एसिड
टेल। जो फास्फोलिपिड हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इन नेचर। हाइड्रोफिलिक इन नेचर का मतलब है ये कोशिका झिल्ली का जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है, हेड वाला हिस्सा, ये वाटर लविंग होता है, मतलब पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये हिस्सा जो होता है ये वाटर लविंग होता है, मतलब पानी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ये चिपका लेता है। तथा जो फैटी एसिड हेड होता है इसको हम हाइड्रोफोलिक इन नेचर का होता है। ये हाइड्रोफोलिक इन नेचर। हाइड्रोफोलिक इन नेचर का मतलब ये वाटर हेड करने वाला होता है, पानी को अट्रैक्ट करने वाला नहीं होता है, वाटर रिपल्सन करने वाला, वाटर को दूर भगाने वाला, वाटर हेड वाला हिस्सा होता है। इस जो इसके इसीलिए जो ये संरचना होती है इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है उसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस कोशिका झिल्ली की दो दो लेयर होते हैं, इसकी दो झिल्लियां होती है इसके ऊपर, और इनकी संरचना को अगर किसी सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखें तो इसका एक फास्फोलिपिड सिर होता है कोशिका झिल्ली में, एक इसका टेल वाला हिस्सा होता है जिसे हम फैटी एसिड टेल होता है। जो इसका हेड वाला हिस्सा होता है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मतलब वाटर लविंग, ये वाटर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, चिपका लेता है। लेकिन जो इसका फैटी एसिड टेल वाला हिस्सा होता है ये हाइड्रोफोलिक इन नेचर में होता है, मतलब वाटर हेड या वाटर को रिपल्शन करने वाला हिस्सा होता है। जो इसकी कोशिका झिल्ली की जो ये संरचनाएं होती है, जो इसकी ये संरचना होती है फास्फोलिपिड बाइपोलर संरचना होती है इसकी, फास्फोलिपिड बाइलेयर संरचना। इसकी इसको नोट करके हमने लिखना है कोशिका झिल्ली की संरचना फास्फोलिपिड बाइलेयर बाई फास्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब है कि दो परतों से, बाइलेयर का मतलब दो परतों से मिलकर बनी हुई, एक फास्फोलिपिड की दो परतों से मिलकर बनी हुई ये झिल्ली होती है, जिसमें एक हेड वाला हिस्सा होता है एक टेल वाला हिस्सा होता है। तथा इसके जो संरचना वाला मॉडल होता है अगला नोट करके लिखना है हमने कि कोशिका झिल्ली की संरचना को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो कोशिका झिल्ली का हेड वाला हिस्सा होता है यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है, तथा उस फ्लूइड इस वजह से तो इसको फ्लूइड वाला भाग नाम रखा है इसका। मोज़ेक वाला इसलिए क्योंकि इसमें जो ये होता है फास्फोलिपिड्स हेड और फैटी एसिड जो टेल वाला हिस्सा होता है ये थोड़े रैंडमली अवस्था में होता है, बड़े छोटे ऊपर नीचे रैंडमली अवस्था में होने की वजह से इनको हम मोज़ेक मॉडल के नाम से इनको जानते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा हमारे कोशिका झिल्ली की, सबसे पहले इसके कोशिका झिल्ली को किस किस से बनी होती है, ये वसा और लिपिड्स की बनी होती है कोशिका झिल्ली, ये लचीली होती है, थोड़ी सी पतली होती है, और ये अर्धपरगामी झिल्ली होती है। तथा एक क्वेश्चन और पर कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। झिल्ली के
नाम से भी जानते हैं, भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है ना, ये थोड़ी अर्ध पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इस झिल्ली के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, तथा ये आवश्यक पोषक तत्वों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर ये आसानी से स्थानांतरण कर सकती है। एक कोशिका जिसके अंदर आवश्यक पोषक तत्व वो दूसरी कोशिका के अंदर आसानी से स्थानांतरित कर देती है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तथा इसी वजह से इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये एक कोशिका आवश्यक पोषक तत्वों को इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से दूसरी कोशिका तक पहुंचा देता है। तो ये हमारे कोशिका के कंप्लीट कोशिकांग हो गया। इसके बाद हम कोशिका के बाद हम केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस सभी को नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो तीसरा कोशिकांग है वो है केंद्रक। सबसे पहले हम इसकी खोज को देखते हैं, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक दोहरी झिल्ली से बनी हुई एक गोल संरचना है। केंद्रक यह है गोलाकार या अंडाकार आकृति में होती है, अंडाकार आकृति में होता है, और केंद्रक के ऊपर दो झिल्लियां होती है, दो झिल्लियों से घिरा होता है। केंद्रक जो होता है, केंद्रक ये केंद्रक की जो झिल्ली है वह प्रोटीन तथा वसा, केंद्रक झिल्ली केंद्रक झिल्ली वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब केंद्रक के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? केंद्रक के अंदर सबसे पहले होता है इसके केंद्र के बाहर वाले जो हिस्से होते हैं ये होता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक केंद्रक झिल्ली होता है। इसके बाद केंद्रक के अंदर द्रव पदार्थ भरा होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य होता है। इसके बाद केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र, तथा इसके अंदर एक छोटी छोटी गोल जैसी जो संरचनाएं जिन्हें हम केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका पाई जाती है। अब केंद्रक के अंदर चार चीजें पाई जाती है। केंद्रक के अंदर एक केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक का बाहरी आवरण होता है, केंद्रक झिल्ली। इसके बाद केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, फिर इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाता है, और इसके अंदर छोटी छोटी गोल जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम केंद्रिका कहते हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के ऊपर दो झिल्लियां होती हैं, दो झिल्लियां इसके ऊपर होती हैं।
दो झिल्लियां होती हैं और ये प्रोटीन और वसा की बनी होती हैं। प्रोटीन तथा वसा की केंद्रक झिल्लियां बनी होती हैं। जो केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली होती है, केंद्रक की जो बाहर वाली झिल्ली होती है, यह अंतपर्दव्य जालिका से जुड़ी होती है। केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली किससे जुड़ी होती है? अंतपर्दव्य, और अंतपर्दव्य जालिका जुड़ा होता है गोलजिका से। ये होती है अंतपर्दव्य जालिका। अंत, इसके ऊपर ये राइबोसोम होते हैं। अंतपर्दव्य जालिका, और ये होते हैं केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली। ये केंद्रक के अंदर के द्रव्य और ये धाग जैसी संरचनाएं होती हैं, ये गुणसूत्र होता है, और ये गोल जैसी संरचना, इनको हम केंद्रिका कहते हैं। ये केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले इसके केंद्रक के अंग हैं। जो केंद्रक झिल्ली होती है, ये दो झिल्लियों, इसमें दो झिल्लियां होती हैं, और ये झिल्लियां प्रोटीन और वसा की बनी होती हैं। वसा की बनी होती हैं। और बाहरी वाली झिल्ली, जो केंद्रक के बाहर वाली झिल्ली है, वह अंतपर्दव्य जालिका से जुड़ी होती है। बाहर वाली झिल्ली, बाहर वाली झिल्ली अंतपर्दव्य जालिका, अंतपर्दव्य जालिका से जुड़ी होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जिन जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उनका केंद्रक पूरी तरह विकसित होता है। जिन जीवों के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उन जीवों का जो केंद्रक होता है वह अविकसित होता है। तो जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका के, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उनको प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं हम, सॉरी यूकैरियोटिक कोशिकाएं उनको कहा जाता है। तथा जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उनको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली केंद्रक, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उनको हम रखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के में, तथा जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, अब ये आपको इसको नोट करके लिखना है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। अब इस केंद्रक झिल्ली का कार्य क्या होता है? एक तो ये केंद्रक का जो एरिया होता है उसको निश्चित करती है, केंद्रक के एरिया को सीमित करती है ये केंद्रक झिल्ली। तथा केंद्रक झिल्ली दूसरा, केंद्रक के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज हो रही है इसके अंदर, जैसे गुणसूत्रों में डीएनए है, और इसके अंदर जो केंद्रक द्रव्य, इसको जो कोश का द्रव्य से इसकी सुरक्षा करती है, इसको सुरक्षित रखती है, और इसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है केंद्र के अंदर, उनकी भी ये रक्षा करती है। तो ये इसके कार्य हो जाता है। इसके बाद केंद्रक द्रव्य आता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र तथा केंद्रिकाओं को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।